साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो पूर्व एग्ज़ाम के अंदर आए हुए प्रश्नों की जो सीरीज़ चल रही है, उसमें हमने 2013 के बाद में 2015, फिर 2018 के अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग का और माध्यमिक शिक्षा विभाग दोनों के पेपर हैं वो हमने देखे। वो इन तीनों 2013, 2015, 2018 के 2 पेपर देख लिए हमने। इस प्रकार से आदिकाल के 4 भाग हमने देख लिए और इन चारों पेपरों के अंदर आदिकाल से संबंधित जितने भी जो प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में हमने देखा, जाना, पहचाना भी। आज हम 2022 के अंदर माध्यमिक शिक्षा का जो पेपर हुआ था, क्योंकि 2022 में माध्यमिक शिक्षा और संस्कृत शिक्षा के 2 अलग अलग पेपर हुए हैं, तो हम आज फर्स्ट ग्रेड 2022 माध्यमिक शिक्षा के बारे में आदिकाल से संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला, कुछ न कुछ फ़ायदा होने वाला ही है। और मैं पहले भी बता चुका कि जितने भी एग्ज़ाम जो अपने हुए हैं, पहले के जितने भी सेकंड ग्रेड हैं, फर्स्ट ग्रेड हैं, कॉलेज लेक्चर के हैं, सेट एग्ज़ाम है अपना, और उसके बाद में कुछ नेट एग्ज़ाम में आए हुए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। और मैं पहले भी आपको बता चुका, हर टॉपिक जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं हर टॉपिक के अनुसार से आपको यहाँ पर करवाने की कोशिश करूँगा और आपको खुद को ये पता चल जाएगा धीरे धीरे कि देखिए कितने प्रश्न जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर से बदल के, लैंग्वेज बदल के हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसलिए अपने इस हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें तो बहुत ही अच्छा है। और इसी के रूप में हम आज आगे देखते हैं जो प्रश्न हमारे आए हुए हैं इनको। पहला प्रश्न जो है हमारा, पृथ्वीराज रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानने वाले विद्वान हैं। तो ये विद्वान है वो आरपीएससी के आंसर की के अंदर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। वैसे जो है अपने पृथ्वीराज रासो है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अप्रमाणिक माना है और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी अप्रमाणिक माना है। लेकिन ये पंक्ति है, ये सीधी सीधी है, वो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखी है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा हो जाएगा। दूसरा हमारा प्रश्न है, सीधों की संख्या बताई गई है। तो ये तो बहुत ही सीधा सीधा सा प्रश्न है। सीधों की संख्या कितनी बताई गई है? 84। और नाथों की संख्या कितनी बताई गई है? 9। तीसरा हमारा प्रश्न है, शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्ति वीरगाथात्मक मानी है उनमें से नहीं है और नहीं कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। तो हमीर रासो यानी कि शुक्ल जी ने 12 कुल रचनाएं हैं जिनके आधार पर आदिकाल है उसको वीरगाथात्मक काल है वो नाम दिया था, जिनमें हमीर रासो है सारंगधर की, बीसल देव रासो है, परमाल रासो है जगनिक की। बीसल देव रासो की के कवि कौन है? नरपत सिंह नाले। रावलवेल रोडा कवि की है और ये जो है वो इसके इस सूची के अंदर जो 12 जो रचनाएं हैं उसके अंदर शामिल नहीं है, रावलवेल रोडा की है। 3 रचनाएं अपनी यहाँ पर हो गई, बाकी 9 रचनाएं और बच जाती हैं, जिनके अंदर आप देखते हो कि विजयपाल रासो है, नल सिंह की है, हमीर रासो सारंगधर की आएगी, कीर्तिलता और कीर्तिपता का 2 रचनाएं ये भी हैं, विद्यापति की हैं। इसके अलावा खुमान रासो है, कुमान रासो दलपत विजय की है, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की आएगी, जयमेंक जस चंदेई का मधुकर कवि की है, जयचंद प्रकाश है वो भट्ट केदारनाथ की है, भट्ट केदार की है। बीसल देव रासो है नरपत सिंह नाले की है ही, परमाल रासो जगनिक की होएगी, विद्यापति की पदावली और अमीर खुसरो की पहेलियाँ। अब इन रचनाओं के अंदर भी 3 रचनाएं ऐसी हैं जो क्या नहीं है? वीर गाथात्मक रचनाएं नहीं है। और वो 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो आ गई बीसल देव रासो, एक तो आ गई बीसल देव रासो। बीसल देव रासो ये श्रृंगारिक रचना मानी जाती है। दूसरी जो रचना है वो आ गई आपकी विद्यापति की पदावली, और तीसरी जो रचना है वो आ गई अमीर खुसरो की पहेलियाँ। ये 3 रचनाएं, विद्यापति की पदावली और
अमीर खुसरो की पहेलियाँ, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, ये 3 रचनाएं ऐसी हैं जो वीर गाथात्मक नहीं मानी जाती। तो इन चीज़ों के बारे में भी हमें ध्यान है वो रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है वो क्या हो जाएगा, शुक्ल जी ने नहीं माना, वो राउलवेल हो जाएगा। 13वीं शताब्दी की रचना है। तो इसके अंदर शुरुआत के अंदर आ रहा था कि संदेश रासक हो सकती है, कोई विजयपाल रासो के बारे में बता रहा था, लेकिन ये दोनों ही रचनाएं हैं वो 13वीं शताब्दी के अंदर कई कई अथेंटिक बुक्स के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। इस कारण से इस प्रश्न को आरपीएससी ने क्या कर दिया है, वो डिलीट कर दिया है। इसके बाद में अगला प्रश्न जो हमारा है, बारहमासा शैली का, बारहमासा शैली का सबसे पहले निम्न काव्य में मिलता है, वर्णन किस काव्य के अंदर मिलता है? तो बारहमासा शैली का सबसे पहले है वो बीसल देव रासो में नरपति हैं, नालय की जो रचना है उसके अंदर बारहमासा का वर्णन मिलता है। साधारण सा प्रश्न था, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल वाला प्रश्न नहीं था। इसके बाद में है विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है, तो ये भाषा हो जाएगी अवहट, क्योंकि विद्यापति की रचना जो कीर्तिलता है तो विद्यापति ने स्वयं ने इसको अवहट माना है। इस कारण से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अवहट हो जाएगा। ये नेट एग्जाम के अंदर भी पहले ये प्रश्न पूछा हुआ है। इसके बाद में 7वां प्रश्न है, बीसल देव रासो प्रधानतः काव्य है, वीर, श्रृंगारी, अध्यात्म और भक्ति। तो इसमें बीसल देव रासो है किस प्रकार का है, श्रृंगारी काव्य है। अब देखिए इसमें ये मिसप्रिंट है श्रृंगारी, और ये हिंदी फॉन्ट के अंदर जो प्रिंट होता है उसमें ये श्रृंगारी शब्द इसी प्रकार से अपने पेपर के अंदर भी आया हुआ है। उसको भी आधार बनाकर कई जो विद्यार्थी हैं वो कह रहे हैं कि इस प्रश्न को डिलीट करवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये फॉन्ट जो है वो हिंदी का उसके अंदर मिसप्रिंट हो जाता है, तो ये आता है श्रृंगारी, इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन ये इस प्रकार से आ गया, तो ये श्रृंगारी काव्य। अब आप इसके अंदर देख रहे हो कि बीसल देव रासो से कितने प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं, और बीसल देव रासो से प्रश्न है वो ज़्यादा इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस के अंदर चंद बरदाई, उस सिलेबस के अंदर क्या दिया हुआ है, उस सिलेबस के अंदर चंद बरदाई और बीसल देव रासो के बारे में क्या है, विशेष संदर्भ दे रखा है, चंद बरदाई के बारे में और अपने इसमें नरपति नालय के बारे में, नरपति नालय के बारे में विशेष संदर्भ में, यानी कि विशेष रूप से इनका अध्ययन है वो हमें करना है, ये सिलेबस में दे रखा है। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ सिलेबस को देखकर है उसके बाद में हमें आगे है वो बढ़ना चाहिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो तैयारी करनी चाहिए। वैसे तो देखिए जितना सिलेबस दे रखा उसको अगर विस्तृत रूप से हम देखें तो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, और कहीं से भी कोई भी प्रश्न आए तो हम पेपर सेटर को अगर पेपर को हार्ड बनाना हो तो एक टॉपिक से ही हमें एक भी प्रश्न आए, लेकिन फिर भी सिलेबस के अनुसार और पिछले जो प्रश्न हैं उनको देखते हुए हमें आगे है वो बढ़ना चाहिए। आदिकाल की इस रचना में महाराणा प्रताप का वर्णन मिलता है, तो ये किस में मिलता है, खुमान रासो के अंदर। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा मैं। अगला प्रश्न है, अगला है, एकुवान पुहवी नरेश कयमासह मुकऊ उर ऊपरी परिहरो वीर कस्तर चुकऊ। अब देखिए इसमें वैसे मान लीजिए पूरी पंक्ति किसी को याद नहीं और होती भी नहीं है, सारी पंक्तियाँ किसी को थोड़ी ना याद होती हैं, लेकिन इसमें एक शब्द दे रखा है कयमास, कयमास। तो इसमें हमारे पृथ्वीराज रासो का जो ग्रंथ है उसका एक, पृथ्वीराज रासो के अंदर उसका एक सर्ग है वो कयमास है, कयमास वध दे रखा है। तो ये कयमास वध ये एक सर्ग हमारा उसमें दे रखा है, तो उसके आधार पर कयमास के आधार पर हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आदिकालीन किस ग्रंथ से ली गई। कुछ प्रश्न होते हैं उसमें हमें थोड़ा कॉमन सेंस के आधार पर भी देखना है वो पड़ता है, कई बार एग्ज़ाम के दबाव से हो सकता है कि कई बार हम उनमें चूक जाते हैं, लेकिन इसीलिए एकदम शांत चित्त और शांत मन से है वो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर हमें बैठना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार बीसल देव रासो, देखिए फिर बीसल देव रासो का प्रश्न आ गया, का रचना काल का समय है, तो ये है 16वीं शताब्दी। अगर किसी ने बीसल देव रासो को भी ढंग से पढ़ा होगा तो यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न यहीं पर आ रखे हैं, तो इसमें हो जाएगा 16वीं शताब्दी की रचना है। अगला प्रश्न है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है ये तो, गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर आपने रन भई चौदेश। अमीर खुसरो ने किसके देहांत पर, ये यहाँ पर इसके देहांत पर ये दोहा कहा था, तो इसमें ये ऑप्शन है वो शायद गलत लिखे गए यहाँ पर। तो ये जो है
वो उन्होंने अपने गुरु निज़ामुद्दीन औलिया के लिए ये पंक्तियाँ कही थी। निज़ामुद्दीन औलिया के लिए पंक्तियाँ कही थी। ये ऑप्शन इनके नहीं है, ये ऑप्शन इसके नहीं है। तो ये पंक्तियाँ हैं वो निज़ामुद्दीन औलिया के लिए उन्होंने कही थी। अगला अपना प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद कुल प्रकाशित भाग कितने हैं? तो मिस्र बंधु विनोद के कुल प्रकाशित भाग हैं वो कितने हैं? 4 भाग इसके मिस्र बंधु विनोद के हैं। 1913 और 1934 में अलग अलग 2 भागों के रूप में इन्होंने प्रकाशित किए, एक बार 3 और एक बार 1। इस प्रकार से 4 भाग है इनके प्रकाशित है वो हुए हैं। इस प्रकार से आज हमने फर्स्ट ग्रेड 2022 जो एग्ज़ाम हमारा हुआ था उसमें से आदिकाल से संबंधित जो प्रश्न है वो 12 प्रश्न हैं वो अपने सिलेबस के अंदर, अपने जो पेपर के अंदर हैं वो आए हैं। तो इन प्रश्नों से हम एक तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से पार्ट से कितने प्रश्न हैं वो कम से कम पूछे जाते हैं, और प्रश्न है वो पूछे किस प्रकार के जाते हैं। शायद ये प्रश्न एक और होना चाहिए यहाँ पर, ये बीच में कोई मिसप्रिंट इसके अंदर हो गया था। ये जो अपने सन वाला दे रखा है तो ये प्रश्न भी शायद होगा, और ये प्रश्न है वो 693 वाला वही प्रश्न होगा। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास की जो शुरुआत मानी है उनके ग्रंथ के अंदर जो सन माना, ये प्रश्न 2 बार पहले भी मैंने आपको करवाया है, तो ये वाला वो प्रश्न होना चाहिए। एक प्रश्न ये और हो सकता है। तो इस प्रकार से कुल 13 प्रश्न है वो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल से, और इसमें 1-2 प्रश्न नामकरण के भी मिलाए हुए। तो ये 13 प्रश्न है उसके अंदर से आए हैं, 13 है। फिर भक्ति काल से 12-13 प्रश्न होंगे, फिर रीतिकाल से 12-13 प्रश्न होंगे, फिर आधुनिक काल से 12-13, यानी कि चारों पार्ट से अगर हम देखें तो तकरीबन 55 से 60 प्रश्न है वो हिंदी साहित्य के इतिहास से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर हिंदी साहित्य के इतिहास का कितना बड़ा रोल यहाँ पर दिखाई है वो दे रहा है। तो आज हमने ये प्रश्न है वो कर लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल हम फर्स्ट ग्रेड 2022 संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर लगा था उस संस्कृत शिक्षा विभाग के पेपर के प्रश्न है वो आदिकाल से कितने हैं वो हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से 6 भाग इसके हो जाएंगे। फिर कॉलेज लेक्चरर 2016 के आदिकाल के कितने प्रश्न हैं वो पढ़ेंगे। फिर 2021 कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम में कितने प्रश्न हैं वो पढ़ेंगे। और उसके बाद में सेकंड ग्रेड के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए अपने 2011 से लेकर 2022 तक के, उन सभी के प्रश्न आदिकाल से संबंधित देखेंगे। और इतने प्रश्न करने के बाद में मैं समझता हूँ कि आदिकाल से प्रश्नों की शैली किस प्रकार की आती है एग्ज़ाम्स के अंदर, वो चीज़ें हम सारी की सारी है वो समझ सकते हैं। इसलिए कॉपी डाल लीजिए और उसके अंदर अपने अपने ये प्रश्न है वो सारे के सारे लिखने की कोशिश है वो कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।